हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल ड्यू नाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 40th टेस्ट था। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये असर्शन एंड रीजन टाइप का। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये सही दिया हुआ है। स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में यहाँ पर प्रोटोनीमा भी है और लीफी स्टेज भी है। लीफी स्टेज जो अराइज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। प्रोटोनीमा डेवलप्स इनडायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, ये गलत है। ये डायरेक्टली डेवलप होता है। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन इनकरेक्ट है। आंसर इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। जनरल लाइक सेलाइनिला एंड साल्विनिया। तो ये टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं और टेरिडोफाइट्स मोस्टली कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली होमोस्पोरस। वैसे ये कैसा है? ये दोनों कैसे होंगे? तो ये हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरीके के स्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑब्जर्व इन चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। तो यहाँ पर एक्साइल प्रेजेंटेशन है, सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ओव्यूल्स अटैच्ड होंगे और इसके बाद यहाँ पर ये मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, सेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का अगर है तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन। आंसर हुआ यहाँ पर सेकेंड। पिटूनिया जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, सोलेनेसी का मेंबर है। सोलेनेसी में, फैमिली सोलेनेसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन है। बाकी जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जाम प्रेजेंटेशन के लिए। Given below are two statements, endark and exarch are the terms often used for describing the position of primary xylem in the plant body. Endark condition is the most common feature of the root system. तो एंडार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर, ये तो गलत है। ये एंडार्क किस में होता है? शूट में। तो ये गलत हो गया। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी जाइलम इन। ये एक्चुअली अरेंजमेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि ये प्रोटोजाइलम का जो पोजीशन है मेटाजाइलम के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पर ये एंडार्क और एक्सार्क टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो पोजीशन की जगह यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम या फिर मैचुरेशन सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी जाइलम, ये होना चाहिए था। मैचुरेशन सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी जाइलम। एंडार्क और एक्सार्क अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, तब इसको बोला जाएगा एक्सार्क। और अगर ये सेंटर की तरफ हो, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, तब इसको बोलेंगे एंडार्क। और एक्सार्क कंडीशन जो है हमारी, ये रूट में है, ये रूट्स के लिए, और एंडार्क कंडीशन ये स्टेम के लिए। तो यहाँ पर ये पोजीशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अरेंजमेंट या मैचुरेशन सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आंसर शुड बी थर्ड। Now we move to other question. Question number 95. Among these, which pair of organisms belong to the same genus? Same genus में कौन सा belong करेगा? Lion and cat, potato and brinjal, mango and wheat, housefly and man. तो यहाँ पर
सेम जीनस पूछा गया है। तो लाइन एंड कैट, ये पैंथेरा, ये फेलिस, और पोटैटो एंड ब्रिंजल ये दोनों सोलेनम के, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मिलोंजिना। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्च एंड सेलुलोज। तो both starch and cellulose are branched polymer, both starch and cellulose are linear polymer. Cellulose is branched polymer but starch is linear polymer. Starch is branched polymer but cellulose is linear polymer. तो ये दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। और यहाँ पर सेलुलोज जो होता है ये अनब्रांच्ड है, स्टार्च जो है ये ब्रांचिंग शो करता है, स्टोर हाउस का काम करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है एनिमल्स में। तो स्टार्च जो होगा ये ब्रांचिंग शो करता है, कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस बनाता है जो आयोडीन को होल्ड कर सकते हैं, इसी वजह से ये ब्लू कलर देता है, जबकि ये सब यहाँ पर नहीं होगा। तो स्टार्च इज ब्रांच्ड पॉलीमर बट सेलुलोज इज लिनियर पॉलीमर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 97, एस फेज और सिंथेसिस फेज, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच। तो एस फेज और सिंथेसिस फेज में क्या होगा, DNA synthesis takes place, cell is metabolically active, there is no increase in the chromosome number, more than one option is correct. एस फेज में DNA की सिंथेसिस भी होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, G1 S G2 सभी में, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, प्लॉइडी इज सेम, प्लॉइडी रिमेन्स सेम। फिर ये भी सही है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है एस फेज में। तो more than one option is correct. Now question number 98. Anaphase 2 stage of meiosis involves anaphase 1 और anaphase 2 होमोसोमल होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर जो है ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट होगा एनाफेज 1 में। और एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा, ये यहाँ पर एनाफेज 2 में। तो ये बेसिक डिफरेंस, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा इसके बाद, और यहाँ पर सेम रहेगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड अटैच टू सेम पोल, गलत। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, 98 इज सेकंड। Now we move to other question, question number 99th. Packaging is the stage characterized by the appearance of recombination nodule, chromosome start pairing together, compaction of chromosome or dissolution of synaptonymal complex. तो dissolution of synaptonymal complex ये किस में हुआ, ये डिप्लोइडिंग स्टेज में। compaction of chromosome occurs ये लैप्टोडिंग में। फिर chromosome start pairing together zygoting में, ये लैप्टोडी। Characterized by the appearance of recombination nodule, crossing over will take place, crossing over starts and ends पैगिडीन। इसके अलावा ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस भी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा। तो 99 इज फर्स्ट। Now we move to other question, question number 100. By the use of 36 ATP and 24 NADPH, how many moles of glucose synthesized during Calvin cycle? तो कैल्विन साइकिल में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADP2H। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो इसमें 3 ATP खर्च होंगी, और 3 ATP और 2 NADP2H खर्च होंगे।
तो यहाँ पर दिया हुआ 36 ATP एंड 24 NADP2H। और तो 6 अगर कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा, तब यहाँ पर 18 ATP और 12 NADP2H। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर यहाँ पर 18 की जगह 36 ATP हैं और 12 की जगह 24 NADP2H, तो यहाँ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो जाएंगी वो होंगी 12 और ग्लूकोज बनेंगे 2 ग्लूकोज। तो आंसर हुआ यहाँ पर 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101st। Which reaction center has an absorption peak at 700 नैनोमीटर? तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, इसमें क्लोरोफिल ए, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। इसमें P680 नैनोमीटर मैक्सिमम जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो P680। तो ये इसका रिएक्शन सेंटर है। और फोटो सिस्टम 1, इसमें जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो यहाँ पर ये 680 और ये हो गया 700 नैनोमीटर। तो फोटो सिस्टम 2 का कितना हो गया, और पूछा किसका, ये है 700 नैनोमीटर वाला। ठीक है, इसके लिए फोटो सिस्टम 1 के लिए। तो ये गलत हो गया, 680 दिया और ये सही है, थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. ATP is used as at 2 steps in glycolysis। तो ये सही है, 2 जगह खर्च होती है, 1 फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में। तो फर्स्ट ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 bisphosphate and second is used in converting glucose into glucose 6-phosphate। तो पहला जो यहाँ पे फिक्सेशन जहाँ पर खर्च होती है वो होती है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के कन्वर्जन में। यहाँ पर ATP खर्च होगी, ATP से ADP बनेगा -1, ये फर्स्ट स्टेप है। और यहाँ पर एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट जो होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, इस स्टेप में होता है आइसोमराइजेशन और फिर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पर फिर से ATP खर्च होती है, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक और ATP यहाँ खर्च हुई। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये होना चाहिए था ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट ATP इज यूज्ड, ये गलत दिया हुआ है। तो असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। assertion is for assertion is true but reason is false. 102 is fourth. Now we move to other question, question number 103rd. Read the given statement carefully and choose the correct option. AVA stimulates the closure of stroma, तो ये स्टोमेटा है, decreases the tolerance of plants to various kinds of stresses and decreases the tolerance, तो ये गलत हो गया, increases the tolerance. Athifone actually promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield. तो एथिफोन जो है ये एथिलीन सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है और एथिलीन का यूज़ है कि ये फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है, कुकुम्बर को, और जिस वजह से फीमेल फ्लावर्स बढ़ेंगे तो यील्ड अपने आप बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो ओवरी होगी वही फ्रूट में चेंज होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। GA2 इज़ यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, तो GA2 नहीं, यहाँ पर GA3 दिया हुआ है। Spring juvenile conifers with GA gibberellic acids has still the maturity period, thus leading to early seed production।
तो ये सही है। जुवेनाइल कॉनिफर्स में मैच्योरिटी जल्दी आती है क्योंकि ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इस वजह से इसमें ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डी डिफ्रेंसिएशन? तो डिफ्रेंसिएशन होता है स्पेशलाइजेशन। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में जब डिवीज़न होगा तो प्राइमरी परमानेंट बनता है। यहाँ पर ये क्या हो गया? डिफ्रेंशिएटेड। दिस इज डिफ्रेंशिएटेड। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन हो गया है, इसके बाद जब दोबारा होगा तो उसको बोला जाएगा, अगर ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेवलप करती है तो ये हो गई सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये फिर से अनस्पेशलाइज्ड हो गई, तो इसको बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ था वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, तो डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। पर यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय पूछा गया है। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases of dedifferentiation. Cells that by now lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. ये सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। Plants follow different pathways, तो ये डी डिफ्रेंसिएशन नहीं। ये क्या है? प्लास्टिसिटी, जिसका एग्जाम्पल है हेप्टोफिली। Now we move to other question. Question number 105. Which hormone causes fruits like apple to elongate and improve its shape? तो इसके लिए यूज करते हैं जिब्रेलिल्स। ग्रेप्स का भी स्टॉक लेंथ बढ़ाता है ये। और इसके अलावा यहाँ पर जिब्रेलिन ग्रेप्स की स्टॉक लेंथ को बढ़ाएगा, प्लस शुगर केन में शुगर केन की ईल्ड भी बढ़ा देता है 20 टन्स पर एकड़। आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स विच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर सीन? तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स को चाहिए, इंसेक्ट को क्या चाहिए? रिवॉर्ड्स भी चाहिए। तो इस लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंट होगा, प्लस ये नेक्टर भी ऑफर करेगा। तो लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट प्लस नेक्टर, ये हुआ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक। तो 106 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। सिनर्जियल जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक आर सिक्वेंशियली इन। तो ये इसमें प्रेजेंट है, ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। एम्ब्रियो सैक की जो है फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। elliptic or which like in और ये कितना है? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। तो 107 इज सेकंड। Now we move to other question. Question number 108. The tassels in the corn cob represent. तो वैसे अकॉर्डिंग टू द NCERT ये स्टेगमा एंड स्टाइल है, बट टेसल्स जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये मेल फ्लावर्स के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू NCERT तो ये स्टेगमा एंड स्टाइल बोथ। Now we move to other question. Question number 109. A single gene affecting multiple phenotypic expression. This phenomena is known as single gene affecting multiple phenotype characters. तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी। अगर कई जीन्स एक करेक्टर तो ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक में मेनी जीन्स कंट्रोल वन करेक्टर। एग्जाम्पल क्या है? स्किन कलर। तो यहाँ पर प्लियोट्रॉपिस है। प्लियोट्रॉपिस का एग्जाम्पल क्या है? फेनाइल कीटोनूरिया। यहाँ पर सिंगल जीन जो फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अफेक्ट होने से स्किन और हेयर पिगमेंटेशन भी अफेक्टेड होता है, लाइट हो जाएगा ये। और इसके अलावा ये मेंटल रिटार्डेशन को भी प्रभावित कर रही है। तो ये दो ट्रेट्स को अफेक्ट कर रही है, इसलिए ये प्लियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है।
Now we move to other question. The term linkage to describe physical association of genes on a chromosome is coined by. तो ये था थॉमस टी.एच. मॉर्गन का. Next question. What is the role of RNA polymerase 1 in the process of transcription in eukaryotes? तो RNA polymerase 1 ये जो है ये राइबोसोमल आरएनए के लिए. अब राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट्स में जो होते हैं 28, 18, 5.8 एस राइबोसोमल आरएनए. एक्सेप्ट 5s का राइबोसोमल आरएनए. 5s राइबोसोमल आरएनए ये बनता है राइट आरएनए पॉलीमरेज टी से. तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए 28 years, 18 years and 5.8 years. Answer is second. Now we move to other question. Question number 112. All the genes that are expressed as RNA are referred as. तो ये मेथोडोलॉजी दी हुई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की. मेथोडोलॉजी दो तरीके की थी यहाँ पर. एक थी EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, उन जीन की सीक्वेंसिंग की जाए जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं. और दूसरा है टोटल DNA, टोटल जीनोम जो है उसको सीक्वेंस किया जाए और बाद में फिर उसके फंक्शंस एक्सट्रैक्ट किए जाएं, जैसे बोला जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन. तो ये दो मेथड्स है. तो यहाँ पर आंसर हुआ EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. Now we move to other question. Question number 130. Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by. Unequivocal का मतलब हो गया निर्विवाद, जिसके बाद कुछ विवाद ही नहीं हुआ, सब लोग कन्विंस थे. तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? अल्फ्रेड अर्शेन, मार्था चेज. 1944 नहीं, ये 1952 है. अल्फ्रेड अर्शेन, मार्था चेज. और इन्होंने रेडियो एक्टिव यूज किया था P32 एंड S35. P32 ये DNA जो होगा DNA में प्रेजेंट होगा तो सेल के अंदर जाएगा अगर फास्फोरस 32 यूज़ किया गया, और S35 अगर यूज़ किया होगा तो ये एनवेलप में जाएगा. और एनवेलप कहाँ होता है? सुपरनेटेंट में. तो अगर S35 यूज़ करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ डिटेक्ट होगी? सुपरनेटेंट पे. और अगर P32 यूज़ किया होगा तो फिर ये पैलेट्स के फॉर्म में सेल बनाएंगी. पैलेट्स के फॉर्म में मिलेगा जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तब. तो 113 इज थर्ड. ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ DNA कैन बी सीन व्हेन. तो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ये हमें कब दिखेंगे? जब हम सेपरेशन करते हैं DNA फ्रेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. इसमें साइज के अकॉर्डिंग DNA फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं. एक्रोस जेल यूज़ किया जाता है. सीविंग इफेक्ट की वजह से ये अरेंज होता है. फिर इनको स्टिंग किया जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड से, क्योंकि लाइट में ये विजुअल लाइट में नॉर्मल वाली लाइट में ही दिखाई नहीं देगी. तो स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड एंड एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज. आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 115. In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of gold or tungsten metal are used in. तो microparticles of gold and tungsten coated with DNA, इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक या जीन गन मेथड. और ये यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, mainly for plants. Answer हुआ our first. Now we move to other question. Question number 116. Addition of chilled ethanol precipitates out during the purification process. तो ये आइसोलेशन, जब प्योरिफिकेशन के बाद आइसोलेशन करते हैं फॉर रिकॉम्बिनेट DNA,
तो यहाँ पर चिल्ड एथेनॉल का यूज़ किया जाता है ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, क्योंकि ये इसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एज थ्रेड्स, और इसको फिर हम लोग स्पूलिंग या रीलिंग मेथड से कलेक्ट कर लेते हैं। स्पूलिंग जैसे धागे को रील पे लपेटा जाता है उसी तरह से, तो ये स्पूलिंग है रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट that you would perform fragmentation on live material in ecosystem। तो ये लाइव गलत दिया हुआ है, ये डेट्रीटस से शुरू होगा। डिकम्पोजिशन किसका वर्ड है? ट्रीटस का। और डेट्रीटस क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या फिर फीकल मैटर। सो लाइव मटेरियल यहाँ पर गलत। द ह्यूमस इज डार्क न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डार्क nutrient rich substance, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching। Detritus food chain begins with living organisms। ये भी गलत। Art form breaks down detritus into small parcels by a process called catabolism। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो डेट्रिटिवोस, ये कहलाएंगे डेट्रिटिवोस। स्मॉलर पार्टिकल्स में ये ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। आंसर हुआ फर्स्ट। Now question number 118, in the equation GPP minus R is equal to NPP, net primary productivity। GPP gross primary productivity। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? दिस इज प्रोडक्शन, rate of production of organic material, a rate of production of organic material during photosynthesis। Yeah, and when the light और इसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस जितना प्लांट्स ने खर्च कर दिया वो रेस्पिरेटरी लॉसेस में, और इसके बाद जो बचेगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, मतलब हार्बीवोर्स के द्वारा जो कंज्यूम किया जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। The historic convention on biological diversity was held in Rio de Janeiro in, तो ये हुआ था अर्थ समिट 1992 में, और इसमें मोटिव था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्लस सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। वर्ल्ड समिट ये 2002 में हुआ था। फॉलो अप 119 is fourth। Now question number 120, identify correct statement, evil coordinate is the four major cause of biodiversity loss। सही है ये। चार कॉजेज कौन से थे? सबसे पहले तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो ये सही है यहाँ पर। Alien species invasion is one of the major cause of biodiversity loss। ठीक है। Habitat loss and fragmentation is the most important cause। ये भी ठीक है। तो A, B, C ये तीनों ही स्टेटमेंट सही। So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by Dr. Alice sir. Thank you so much. Okay.
हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोग 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूँ और आप लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 40 का। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन बताइए कि असर्शन और रीज़न की बात कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय अ एयर करंट। तो आपको ये बात पता है कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन का रिलीज होना होता है, या हम पॉलिनेशन बोले तो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा ही होता है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं जिम्नोस्पर्म के द्वारा कि विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन करेगा, और विंड के द्वारा पॉलिनेशन करेगा तो उसे आपके पास उस पॉलन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे। लाइट वेट का रखना पड़ेगा वहाँ पर, उसके साथ साथ उसे नॉन स्टिकी रखना पड़ेगा। एयर के जरिए जा रहा है ना। तो आपके पास रीजन में क्या लिखा है? द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। ये बात तो सही है, लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब पहली वाली बात का कि वो विंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं और क्यों करते हैं उसका रीजन सेकंड वाली लाइन नहीं है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा बेटा 121 का। अगला क्वेश्चन देख लो 122। फिर से एक असर्शन और रीजन है। देखिए क्या कह रहा है, लिखा हुआ अ फ्लावर डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड शूट। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है किसमें? एपिकल मेरिस्टम में। ठीक है। फिर रीजन में लिखा हुआ मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन जो डेवलप होता है यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये आपके पास मॉडिफाइड फ्लावर की बात, शूट की बात कर रहा है, फ्लावर में जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लावर में फ्लोरल पार्ट में बदल रहा है। ये बात सही है, बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, लेकिन दोनों का असर्शन का रीजन नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब ये नॉट एक्सप्लेनिंग है। आंसर ये भी थर्ड होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। आप करेक्टली मैच पेयर को आइडेंटिफाई करें, बताएं। एक्टोकार्पस क्या ग्रीन एल्गी है? गलत जवाब है, क्योंकि ये एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा रेड एल्गी है? बिल्कुल है। लेमिनेरिया रेड एल्गी है? नहीं। आपके पास पॉलीसाइफोनिया ब्राउन एल्गी है? नहीं। तो लेमिनेरिया कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया? पोरफायरा का। 123 का आंसर सेकंड हो जाना है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बताओ। लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक एंजाइम है बेटा, और इस एंजाइम से सबस्ट्रेट के तौर पर कौन काम करता है? तो इसका सबस्ट्रेट होता है, इसका सबस्ट्रेट है आपके पास जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड की प्रेजेंस में ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड को किस में बदलवा देता है? फ्यूमेरिक एसिड में, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर कहा जाता है इसी के जैसा एक इनहिबिटर है जिसकी रिजेंबलेंस बिल्कुल इसकी तरह है, सबस्ट्रेट की तरह, और उसका नाम है मेलोनिक एसिड। अगर सॉल्ट बोलोगे तो मेलोनेट बोल सकते हो। ये रिजेंबल करेगा, और अगर ये जुड़ेगा तो यहां पर फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा। तो इस तरह के इनहिबिशन को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के इनहिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है बिटवीन किसके किसके बीच? सबस्ट्रेट एंड
सबस्ट्रेट एंड आपके पास इनहिबिटर के बीच। याद रखिएगा, नहीं तो पूछ लेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कंपटीशन किसके बीच में है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में, या सबस्ट्रेट और आपके पास इनहिबिटर के बीच में। तो याद रखिएगा सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में होगा, और इस तरह का इनहिबिशन क्या कहलाया जाएगा, कॉम्पिटिटिव। अगला मैचिंग है आपके पास, और मैचिंग आप मिलाइएगा, मैचिंग है बेस्ड आपके पास सेल साइकिल सेल डिवीजन से। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, क्योंकि यहां पर ड्रामेटिकली आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में इस तरह के काम होते हैं, बहुत सारे ड्रामे होते हैं। कहां पर, एम फेज में। तो ए का क्या हो जाएगा 4, और ए का 4 यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, 2 ऑप्शन तो चले गए। G2 फेज में आपके पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ये आपके पास फर्स्ट हो गया, और बी का फर्स्ट यहां नहीं दिया, आंसर तो 4 हो गया। बाकी भी देख लो, G0 फेज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, यहां पर सेकेंड, और G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको ये बात जो हो जाएगी वो थर्ड हो जाएगी। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आंसर आपके पास बिल्कुल सही 4 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास 126 लिखा हुआ है, एटीपी सिंथेज एज अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ। याद रखिएगा कि जो एटीपी सिंथेज जब एटीपी बनाएगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से इसे एडीपी कैप्चर करेगा, इससे रिलीज एनर्जी को, और एटीपी बनाएगा। तो यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, तो यहां पर प्रोटॉन भी लिखा हुआ है और हाइड्रोजन आयन भी लिखा, दोनों बातें सही हैं, आंसर थर्ड बन जाना है, एटीपी की बात नहीं। अगला 127 बताइए, फिर से आपके पास एक मैचिंग है, जल्दबाजी में मैचिंग मत करिएगा, गलत हो सकता है। आप यहां पर मैचिंग करिएगा फोटो सिस्टम 1 से, जिसमें आपको 700 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर मिलेगा, और बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 3 जगह दिया हुआ है, एक ऑप्शन तो चला गया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना कहते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास थर्ड। कैल्विन साइकिल से रिलेटेड आप आरयूबीपी को मानिए, और हालांकि वो भी CO2 एक्सेप्टर है, लेकिन कैल्विन साइकिल से आरयूबीपी को कनेक्ट करिए, और पीईपी को प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर से। तो इस तरह से आंसर सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट हो जाना है। आंसर फर्स्ट दिख रहा है आपको, आंसर क्या दिख रहा है बेटा, फर्स्ट। 128 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है किसके रिगार्डिंग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपको पता है 44 ऑटोसोम होंगे, और कंडीशन होगी XXY, ट्राइसोमी ऑफ X क्रोमोसोम। लिखा हुआ डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन 1866, गलत जवाब, क्योंकि क्लाइनफेल्टर की बात कर रहे हैं, हमें किसके रिगार्डिंग बताना है, क्लाइनफेल्टर के रिगार्डिंग बताना है, ये तो डाउन सिंड्रोम की बात है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। ये बात सही है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट के साथ साथ फेमिनाइन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, मेल हैविंग ब्रेस्ट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ये बात सही है। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये डाउन सिंड्रोम की बात है, डाउन सिंड्रोम में ऐसा होगा। और सच इंडिविजुअल आर हाइपर एक्टिव एंड कॉजेज सेक्सुअल क्राइम, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। गलत जवाब बताना है या सही, सही जवाब बी और सी है, और आंसर आपके पास 4 बन जाना है 128 का। क्लियर। 129 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, SER नहीं, जवाब राइबोसोम होगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड। अगला क्वेश्चन,
All these steps are involved in formation of recombinant DNA except आपको वो स्टेप बताना है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इन्वॉल्व नहीं है. कोटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग पीसीआर. भाई साहब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, कोटिंग नहीं करते पीसीआर से. फिर लिखा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. ये बात सही है. कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ये भी सही है. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये भी सही है. फिर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. मॉडिफिकेशन नहीं बेटा, एम्प्लीफिकेशन करेंगे. ये दोनों बातें गलत हैं. तो ए और ई गलत है. आंसर क्या बन जाना बेटा? 4. अगला क्वेश्चन 131 पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड species competing for same resources can coexist indefinitely and competitive inferior one will be eliminate eventually. तो यहां पर आपको लाइन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ मुझे एक बात बताइए, यहां की लाइन में आपको दिख रहा है अगर वो कॉम्पिटिटिंग है और फिर वो कोएग्जिस्ट भी कर ले रही हैं तो क्यों निकल जाएंगी? यहां पर नॉट होना चाहिए. कैन नॉट. कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्ट इनडेफिनिटली. इसका मतलब यहां का ये स्टेटमेंट गलत हो गया. दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब भी किसी सिमिलर रिसोर्सेस के लिए जो कि लिमिटेड है कंपटीशन करती हैं तो सुपीरियर वाली इंफीरियर वाले को एक्सक्लूड कर देती है. तो कहां को एग्जिस्ट कर रहा है? कैन नॉट होगा. फिर लिखा इन जनरल हर्बीवोर्स आर अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन द कार्निवोर मोर एडवर्सली. ये बात सही है क्योंकि आपके कंपटीशन में हर्बीवोर से ज्यादा हर्बीवोर ज्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द कार्निवोर बिकॉज हर्बीवोर डिपेंड है प्लांट्स पर और प्लांट अगर अफेक्ट हुआ प्लांट भाग नहीं सकता. प्लांट में अगर नंबर कमी आई तो हर्बीवोर ज्यादा अफेक्टेड करेंगे जबकि कार्निवोर के पास ऑप्शन होते हैं, है ना, ऑप्शन ज्यादा प्रेजेंट है देन द हर्बीवोर. हर्बीवोर के पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है प्लांट. तो आपके पास एक स्टेटमेंट सही मतलब गलत है पहला वाला, दूसरा सही है. इस तरह से आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जबकि दूसरा वाला ट्रू है. क्या आंसर आपको फर्स्ट दिख रहा है? 131 का आंसर पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही. आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट बन जाएगा. अगला क्वेश्चन देख लो. मैचिंग है आपके पास म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मतलब बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल और कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर. तो बेनिफिट ऑफ बोथ स्पीसीज आपके पास ये 4 हो गया. ए का 4 हो जाएगा. ए का 4 यहां नहीं दिया, बाकी 3 दिया. देख लेते हैं. कमेंसलिज्म में एक पार्टी को फायदा, एक को ना फायदा ना नुकसान, मतलब न्यूट्रल. वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज न्यूट्रल. ये हो जाएगा फर्स्ट. एमेंसलिज्म में एक को घाटा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान. वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, सेकेंड. और पैरासिटिज्म में एक फायदा एक नुकसान, वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म्ड, थर्ड. मैचिंग मिल गई. मैचिंग करिए. 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड. फोर्थ के बाद फर्स्ट ना यहां आ रहा ना यहां आ रहा, आपके बी से ही आपका आंसर निकल जाता है. तो ये थर्ड हो गया जवाब इसका. क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बता दो. एडल्ट्स ऑफ विच फाइलम शोज रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री कौन शो करेगा? तो रेडियल सिमेट्री शो करेगा आपके पास सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा. तो आपको सीलेंट्रेट्स लिखा हुआ है, हालांकि यहां पर सी होगा, है ना, ये भी सही है. एमी कॉर्डेट गलत जवाब है. आंसर 4 हो जाएगा. आंसर क्या बन जाएगा? 4. 133 का हो जाएगा 4. अगला
मैचिंग है आपके पास फ्लैट वॉर्म, पैरामीशियम, पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड अर्थ वॉर्म। और दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो फ्लैट वॉर्म के पास क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, ये ए का क्या हो जाना है, थर्ड, ए का थर्ड हो जाना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, देखो एक ही मैचिंग के साथ मिल रहा है। बाकी बी का सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड क्या लिखा हुआ है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपके पास पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना में नेफ्रीडिया, नो नो नो, यूरिकोस ग्लैंड आपको देखने को मिल सकती है, क्या मिल जाएंगे, यूरिकोस ग्लैंड, और नेफ्रीडिया आपको मिल जाएंगे देखने को अर्थवॉर्म में, डी का फर्स्ट आंसर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आपके पास लिखा हुआ लिगामेंट्स आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक रेगुलर है, एक इनरेगुलर। तो टेंडन और लिगामेंट्स इज द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्टेटमेंट 1 ठीक है। जबकि कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं, आपके पास ये स्पेशलाइज्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता, हालांकि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जरूर आता है। तो ये डेंस में नहीं आता, एक सही दूसरा गलत, एक सही दूसरा गलत, 1 ये वाला 4। 135 का क्या हो जाना है बेटा, 4 हो जाना है। ठीक है, 136 देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कंसीडर किया जाता है, तो आपको पता है ईआर किया जाता है, जीसी किया जाता है, लाइसोसोम किया जाता है, वैक्यूल किया जाता है। ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल है आपस में फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता एंडोमेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, पेरोक्सिसोम नहीं आता। तो आपको बताना है पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसमें बी और डी दिख रहा है, सिर्फ बी और डी दिख रहा है, तो आंसर आपके पास सेकंड हो गया। 136 का सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो, 137 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरीड, याद रखिएगा, नॉट कैरीड आउट साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है, ये फंक्शन है ईआर का। न्यूक्लियर डिवीजन इसका फंक्शन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं है, मोटिलिटी है, मैकेनिकल सपोर्ट है। तो नॉट पूछ रहा है तो एबीसी हो जाएगा, आंसर थर्ड बन गया। एबीसी नॉट पूछ रहा है बेटा, तो जवाब क्या हो जाएगा, एबीसी मतलब थर्ड। अगला लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट लो टेम्परेचर, गौर से पढ़ना ये वाला क्वेश्चन, लो टेम्परेचर प्रिजर्व कर देता है एंजाइम इन अ टेम्परेरली एक्टिव, लिख दिया है देखो, टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट होगा, है ना, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन डीनेचर्ड बाई हीट, और यहां पर एक्टिव नहीं होगा, यहां पर इनएक्टिव होगा, दैट्स वाई ये लाइन गलत हो गई। फिर लिखा हुआ व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल होता है सबस्ट्रेट से अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसी को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। ये बात सही है। तो एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, एक स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही, तो इस तरह से आंसर आपका फर्स्ट बन जाना है। 138 का आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि दो स्टेटमेंट है आपके पास, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड अ लाइन, और जब भी कभी प्रोटीन को इमेजिन करो एक लाइन में तो आप समझ जाना प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दैट लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड, जिसे हम एन टर्मिनल कहते हैं, बिल्कुल सही है, और राइट एंड रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, ये स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा चेन लिखा हुआ है,
और 2 लिखा हुआ है बीटा चेन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है, उसमें आपके पास जो होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट जब सही होते हैं तो आंसर आप देखिए सेकंड सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्लियर बेटा, बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन 140, बताइए क्या लिखा हुआ है। IRV ERV प्लस TP। IRV की वैल्यू कितनी हो गई 3000, फिर ERV की वैल्यू कितनी हो गई 1100, TV की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो क्या ये जोड़कर 4600 नहीं आ गया? और यही कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। खींच के सांस लेने के बाद जितनी एयर आप छोड़ सकते हो, या फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद आप कितनी सांस ले सकते हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आपके पास वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 5800 होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 3500 होती है मैक्सिमम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 11 + 5 मतलब 1600 ml। वाइटल कैपेसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4600। ठीक है, तो आपके पास 140 का 4, 141 P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। बताइए P वेव कौन है? तो P वेव में आपके पास डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। तो A का तो क्या हो जाएगा थर्ड, और A का थर्ड देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। सोच लो, ऑप्शन पहले से ही मिल गया। बाकी भी देख लो। आपके पास यहां पर B मतलब Q वेव, तो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल बोल सकते हो। C का आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और आपके पास T वेव होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इस तरह से आंसर तो आपके पास थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड ही आ गया है। आगे चल सकते हैं, पढ़िए 142 क्वेश्चन नेफ्रीडिया को लेकर है। और नेफ्रीडिया में क्या लिख रहा है देखिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एक बात समझिएगा, हेनले लूप लॉन्ग होता है मेडुला में, मेडुलरी नेफ्रॉन में, तो वो डीप रन करेगा मेडुलरी रीजन में। कॉर्टेक्स में हेनले लूप शॉर्ट है, तो वो आपके पास पेरिफेरल रीजन तक ही रहेगा मेडुला में। तो आपके पास असर्तन तो सही है। फिर रीजन में लिखा हुआ है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव लॉन्गर हेनले लूप, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव शॉर्टर हेनले लूप। बात बिल्कुल सही है, और मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 142 का। आगे देखते हैं 143। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सैडल जॉइंट। आपको मैचिंग करनी है। देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट थोड़ा बहुत मूवमेंट्स अलाउ करता है, और ये 2 वर्टिब्री के बीच में पाया जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा सेकेंड। ए का सेकेंड, ज्यादा 2 जगह तो नहीं दिया बेटा, 2 तो ऑप्शन गए। पाइवोट जॉइंट जिसे हम रोटेटरी जॉइंट कहते हैं, और रोटेटरी जॉइंट आपको एटलस और एक्सेस के बीच में देखने को मिल जाएगा बी का 4। तो बी का 4 दोनों में दिया, चलो मैच टाई हो गया। फिर लिखा है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करता, जैसे कि सुचर्स आपके पास स्कल में, तो सी का फर्स्ट, हाँ आपके पास थर्ड ऑप्शन बन गया। हालांकि सैडल जॉइंट कहां होगा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये वाला जॉइंट। ये कौन सा है, सैडल जॉइंट। आगे देखिए लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सीसी के कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन का काम क्या है बता दें। फिर लिखा है जीआईपी, एएनएफ और वेसोप्रेसिन। हमें सरल लग रहा है, चलो एएनएफ से मिला देते हैं हार्ट को। तो सी का सेकेंड, क्या सी का सेकेंड यहां दिया, नहीं दिया। सी का सेकेंड यहां दिया, नहीं दिया। सी का सेकेंड यहां दिया, नहीं दिया। आंसर तो आपके पास हमने अपने हिसाब से देख लिया।
बाकी आप भी देख लो। अगर मैं बात करूं कॉलिसिस्टोकाइनेन, पैनक्रियाज से जोड़ो, आपके पास ये 4 हो जाएगा। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को, मोटिलिटी स्पेलिंग देख लेना, मोटिलिटी लिखा होगा ये, ठीक है। आपके पास ये हो जाएगा 3rd। और वैसोप्रेसिन आपका कहां से निकलेगा? पास नर्वोसा से, क्योंकि वैसोप्रेसिन है ना वो आपका पार्ट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल कर आएगा। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH होता है, और ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ये फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से आंसर तो बिल्कुल सही है, सेकंड 144। अगला क्वेश्चन, वाज डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ सीमेन डक्ट? नो, एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। कैसा डक्ट? एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। दूसरा लगा द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैप। कैविटी ऑफ सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैप नहीं कहते, गलत, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और जब इसमें वेजाइना को ऐड कर देते हैं तब वो बर्थ कैनाल बन जाती है, लेकिन वह कैप लिख दिया है। दोनों बातें गलत हो गई। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आंसर 3rd। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3rd हो जाएगा। 146 क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेवल्ड असर्शन और R इज रीजन। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? एंडोमेट्रियम जरूरी है फॉर द इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यस। क्यों जरूरी है? तो एंडोमेट्रियम में ही ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? इंप्लांटेशन होता है। तो इसे मेंटेन कौन करता है? तो लिखा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है, उससे निकलता है प्रोजेस्ट्रॉन और वो परसिस्टेंस कराता है एंडोमेट्रियम की, और ये एंडोमेट्रियम जरूरी होता है आपके लिए इंप्लांटेशन के लिए। रीजन सही है, असर्शन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर सेकंड के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए 147। लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? किसके रिगार्डिंग? ये इंपॉर्टेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और करेक्ट बात बतानी। नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंज होते हैं। नॉन प्राइमेट में तो पहली बात साइक्लिकल चेंज होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और इसी को हम कहते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। क्या ये बात नॉन प्राइमेट के लिए सही है कि नॉन प्राइमेट में ये साइक्लिकल चेंज ब्रीडिंग सीजन में होते हैं, और आपको इसी साइकिल को हम ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं? सही है। फिर लिखा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। ये सही है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मस्ट बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। 100% इंडिकेटिव साइन नहीं है। आपके पास मेंस्ट्रुएशन का ना होना 100% साइन नहीं होता, मस्ट लिखा हुआ है। कुछ और अदर डिजीजेस से भी, स्ट्रेस से आपके पास मेंस्ट्रुएशन रुक सकता है। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ। नो, सीज हो जाता है 45 to 50 ईयर्स, मेनोपॉज कहते हैं। कितनी बातें सही हैं? A, B ओनली। आंसर 3rd। क्या हो जाएगा बेटा? 3rd हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 148। कंप्लीटली क्योरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर। तो क्योरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहे हैं, तो क्योरेबल में क्योरेबल एसटीआईज की बात कर रहे हैं। चलो पूछ लेते हैं। गोनोरिया क्योरेबल है, HIV नॉन क्योरेबल, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस ये तो नॉन क्योरेबल में आ गई। इसका मतलब सिर्फ कौन सी बात सही है? ओनली A। 4 जवाब होगा। क्योरेबल की बात कर रहा है, ठीक है। अगला 149। amniocentesis involves removal of some of the amniotic fluid that bath the developing fetus and analyzing fetal cell
एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। सही बात है, ये बात सही है। एमनियोसिंथेसिस के दौरान हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, वहां के फ्लूइड्स के सेल लेते हैं, उसके क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। फिर लिखा हुआ बैन ऑफ द एमनियोसिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग, चेक मतलब रोक दिया जाता है, बैन है फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये पहली वाली बात को क्यों कह रहा है? ये अगर कहता है कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना है और ह्यूमन के लिए बेनिफिट रोल प्ले करने हैं, तो ये वाली बात आपके पास रीजन में हो सकती थी। रीजन लाइन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर थर्ड, 149 का थर्ड। रुकना बेटा, चलिए अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 150। ठीक है बेटा, चलिए बताइए। मैचिंग है आपके पास और इस मैचिंग में आपको क्या करना है, देखिए ट्यूबेक्टमी, विड्रॉल, सर्वाइकल कैप और सहेली। अब इस मैचिंग को देखिए आप, ट्यूबेक्टमी एक सर्जिकल मेथड हुआ कि नहीं आपका, ये हो जाएगा ए का थर्ड। विड्रॉल सिम्टम, आपको विड्रॉल जो आपके पास सिम्टम्स की बात नहीं, सॉरी, विड्रॉल जो मेथड है वो आपके आका नेचुरल मेथड में है, तो ये हो जाएगा 4। सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड है, सेकेंड हो गया, और सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है जो वीकली ली जाती है, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, इस तरह से आपके पास 150 का क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड। तो ये हमने अपना पोर्शन आपको करा दिया है 121 टू 150। इसके बाद के क्वेश्चंस आप विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच, है ना, और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 40, जो कि 6 मार्च 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेके मतलब 91 से लेकर के 150 तक की जर्नी आपके साथ की। अब आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 151 टू 180 की जर्नी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका मेंडलिज्म का आपको दिख रहा है कि ये सिंबल दिए जाते हैं, आपको मालूम था कि अगर एक स्क्वायर ऐसे बना है तो ये क्या होता है, मेल, मैं इसको भर दूं डिजीज, मैं सर्किल बनाऊं फीमेल, भर दूं तो डिजीज। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये अनस्पेसिफाइड, सेक्स विथ अनस्पेसिफाइड, ये दिया जाता है भाई, याद रखिएगा, सेक्स विथ अनस्पेसिफाइड। ठीक, तो अब कहने कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड। जब आप पेरेंट्स की बात करेंगे तो एक मेल होगा और एक फीमेल की शादी होगी और उससे एक बच्चा पैदा होगा। अब चूंकि देखिए इन्होंने मेल चाइल्ड लिखा, तो क्या हमें कौन से ऑप्शन में, और एक चीज़ और, विथ डिजीज दिखाना है। और ऐसे भी मान लीजिए अगर आप ना पहचान पाते कि डिजीज है या नहीं, पूरे ऑप्शन में सिर्फ यही एक है जो पेडिग्री एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को शो कर रहा है, तो आंसर तो यही बनेगा। हाँ, ये कॉन्सेंजीनियस मैटिंग को शो कर रहा है, कॉन्सेंजीनियस मैटिंग को शो कर रहा है, याद रखिएगा। और ये नॉर्मल मैटिंग है, ये फीमेल डिजीज, ये नॉर्मल डिजीज, ये सेक्स विथ अनस्पेसिफाइड डिजीज, याद रखिएगा। तो फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन ये कहा गया था कि एक डाउन सिंड्रोम की खोज, डाउन सिंड्रोम की खोज जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था लैंगडन। क्या नाम था, लैंगडन डाउन। लेकिन कमाल की बात है सर, ऑप्शन में तो 2-3 जगह लिखा है, तो फिर ये है कौन, जो 1866 वाला है वही है भाई पहला आंसर, याद रखिएगा। 1866 वाला ही है। इन्होंने 1866 में इस बीमारी की खोज की थी। इसमें खास बात ये था कि आपको मालूम है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और 23वां होता है XY या XX। तो क्या होता है, एक क्रोमोसोम 21वें नंबर पे आपका एक ऑटोसोम आकर के इससे बढ़ जाता है, तो भाई साहब ये हो जाता है, कितना हो जाता है, ये 44 की जगह 45 हो जाता है। ठीक, ये हो जाता 45, और या तो XX होगा या तो YY होगी। तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है क्योंकि ये ऑटोसोमल है। क्रोमोसोम 47, इट इज एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला आंसर।
अगला लिखा, आपको बताया गया था कि डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशन होता है। पहली बात, जो कम स्टेबल होंगे वो जल्दी इवॉल्व होंगे और जल्दी म्यूटेट होंगे फास्टर रेट से, ये आपकी बुक में लिखा है। और जो आरएनए होता है लेस स्टेबल होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है इसीलिए, और डीएनए मोर स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है। ठीक, तो ये इवॉल्व करता है फास्टर। और जो वायरस जीनोम रखते हैं डीएनए के, उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, जल्दी जल्दी इवॉल्व करते हैं। तो भाई पहले तो यही गलत है, ये आरएनए। और लिखा आरएनए म्यूटेट स्लोअर, नहीं भाई फास्टर रेट, याद रखिएगा फास्टर रेट, ये गलत ये गलत। तो मुझे दोनों ही सेंटेंस मुझे क्या दिख रहे हैं, गलत दिख रहे हैं। और आंसर क्या आ गया, थर्ड। याद रखिए डीएनए आरएनए दोनों म्यूटेशन पॉसिबल है, लेकिन फास्ट म्यूटेशन होता है आरएनए वायरस में। इसलिए आप देखिए जितने भी वायरस के नए नए टाइप आपको दिख रही है वो आरएनए वायरस ही दिख रहा है। आप देखिए डेंगू चिकनगुनिया के लगभग सिम्टम सेम हैं, लेकिन म्यूटेट होकर के डेंगू में चिकनगुनिया इनसे चेंज होता है। और देखिए कोविड वायरस के भी कई स्ट्रेन दिखाई पड़े, क्यों, लगातार उसमें म्यूटेशन होता रहा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड। आप देखिए इस क्वेश्चन को समझना आपको दो तरीके, नॉर्मल जो लाइकोपेरान आप पढ़ते आए ZYA और एक आई। भाई साहब ये तो रिप्रेसर बनाती है, जमाने से आपको याद है, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइड। ये गैलेक्टोसाइड जो है ये गैलेक्टोज है रिंग फॉर्मेशन में। जैसे आप ग्लूकोज को पढ़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड्स, बीटा डी ग्लूकोसाइड, तो ये आपका कार्बो है, ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है, पहली बात। और इसकी परमिएबिलिटी को सेल के अंदर भेजने के लिए जो एंजाइम कोड होता है वो परमिएज, और परमिएज कौन कोड करता है, वाई जीन। ठीक, अब देखिए जो जीन ए है वो करता है ट्रांसस्टाइलेज। तो भाई साहब ए सेकेंड तो मुझे पहले दिख गया और एक ही ऑप्शन में, हालांकि इसको सॉल्व करना ही नहीं था, आपको दिख गया ए सेकेंड। फिर देखते हैं सर बी वाले को देखते हैं, जीन वाई कोड करता है परमिएज एंजाइम, जो किसके लिए परमिएबिलिटी बढ़ाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड जो कि एक गैलेक्टोज है, कार्बोहाइड है, उसकी परमिएबिलिटी सेल के अंदर बढ़ाता है। तो इससे ये मैच कर रहा है, याद रखिएगा, ये गलती मत करना सर कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज और साइड्स में क्या अंतर, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर लिखा लैक्टोज, आपको मालूम है इस रिप्रेसर से जब लैक्टोज इसके बनाए हुए रिप्रेसर बाइंड करता है तो स्विच ऑन होता है, इंड्यूस होता है। तो भाई ये इससे मैच कर सकता है। और भाई साहब जीन जेड तो आपको पता ही है, बीटा जमाने से आपको याद, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं था जो आप जमाने से याद करके आए, ZY बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज ट्रांसस्टाइलेज। ये आपको जानना था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सबस्ट्रेट है इस एंजाइम के लिए, और इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है कौन, परमिएज, ताकि ये सबस्ट्रेट जाए। थर्ड आंसर। फिर लिखा इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज। एक बात याद रखिएगा, चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो और चाहे यूकैरियोट्स हो, ठीक, दोनों में डीएनए निगेटिवली ही चार्ज है, पहली बात। और ये जिससे हेल्ड करता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से ही हेल्ड करता है। किससे हेल्ड करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से। और यही इवोल्यूशन जब हुआ तो डीएनए तो नेगेटिव चार्ज रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्रोटीन, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हिस्टोन डेवलप हुई। तो दोनों में इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखिए कि निगेटिव और पॉजिटिव का ही कॉम्बिनेशन बना है। निगेटिवली चार्ज डीएनए एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से न्यूक्लियोइड रीजन में हेल्ड होता है, ये बात सही लिखी है। तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ डीएनए नहीं होगा, और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, याद रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा कि यूकैरियोट्स में निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव फ्रंट टू फॉर्म हिस्टोन। क्या जो न्यूक्लियोलस नहीं बनता भाई, ये बनाता है न्यूक्लियोसोम, याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस तो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होती, एक सब सेलर ऑर्गेनल है जो कि एक्टिव आरएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। अब न्यूक्लियोसोम आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, और 4 के ऊपर 2 और लगे होते हैं, इन्हीं को ऑक्टामर के नाम से जानते हैं। और इन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 ये होते, इनके 2 सेट होते। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको 1000 न्यूक्लियोसोम दे दिए जाएं और पूछा जाए इनमें से इनकी संख्या जस्ट डबल होगी, मैं बोलूं कि अगर 1000 न्यूक्लियोसोम है तो H2A कितना 2000, H2B कितना 2000, H3 2000, H4 2000, याद रखिएगा। तो भाई साहब ये दोनों ही सेंटेंस मुझे गलत दिख रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्या आंसर आ गया, थर्ड। तो दोनों ही सेंटेंस गलत है, ये न्यूक्लियोलस नहीं है भाई। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है जो कि आरएनए की एक्टिवली सिंथेसाइज पार्टिसिपेट करता है, ये बात याद रखिएगा। दोनों सेंटेंस गलत हैं।
अब लिखा है स्पॉटेड कस्कस, ये क्या शो करेगा, एडाप्टिव रेडिएशन। आपको मालूम था कि स्पॉटेड कस्कस ये एक प्रकार का क्या है भाई, मार्सुपियल है। स्पॉटेड कस्कस एक मार्सुपियल है, याद रखिएगा, तो आपकी किताब में चार्ट बना हुआ है। सेकेंड आंसर कुछ नहीं सर, रिंग वर्म तो इपिडर्मोफाइटॉन से होता है, ये आपको पता है, तो मुझे ए सेकेंड दिख रहा है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, ये मुझे पता है, बी थर्ड। और उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हो सकता है क्या, हाँ। वाइवेक्स से भी हो सकता है सर, हाँ। मलेरियाई से भी हो सकता है, हाँ। एक स्पीसीज और होती है ओवेल, इतनी स्पीसीज मोस्ट डेंजरस फैल्सीपेरम, मेरिनन टाइप फैल्सीपेरम। तो यहाँ पे लिखा सी, तो मुझे क्या दिख गया, मुझे रिंग वर्म दिख रहा है इपिडर्मोफाइटॉन ए सेकेंड, कॉमन कोल्ड बी थर्ड, और मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सी सी फोर्थ, और निमोनिया ये होता है एक सीवेल्ला निमोनिया या आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दोनों हो सकता है भाई। तो डी फर्स्ट आ गया, क्या आंसर आ गया, सेकेंड। तो लिखा कि रिंग वर्म, तो रिंग वर्म राइनो वायरस, रिंग वर्म हो गया इपिडर्मोफाइटॉन ए सेकेंड, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस बी थर्ड, और मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सी फोर्थ, और निमोनिया डी फर्स्ट, सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि मॉर्फिन जो होता है सेडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल सही है सर। और देखिए कोकीन, अब देखिए इसको समझेंगे, कोकीन जो होता है वो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को हिंडर करता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डोपामिन को जाए नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सिनेप्स होता है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट करेगा, बिल्डअप करेगा। तो भाई इसको ऐसे रिलेट करना था, तो मुझे सी फोर्थ दिख रहा है कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, बस मेरा आंसर आ गया थर्ड। तो होता है कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, आपको केवल एक अगर आपने पकड़ लिया, लेकिन जनरली अब आपको तो ये पता नहीं है कि भाई कौन सा आंसर है कौन सा नहीं, तो आप करें क्या, सबसे पहले ए वाले को मैच कराया करिए और डी वाले को मैच करा करिए, अपने आप आ जाएगा। तो कुछ नहीं सर, मॉर्फिन तो डी आपका निकल के आ गया कि भाई डी थर्ड है, और डी थर्ड भी कहीं नहीं था, और सी फोर्थ। अब देखिए हेरोइन डिप्रेसेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, ए सेकेंड। और कार्डियो और हार्ट बीट को, हार्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाता कौन, ये कैनाबिनॉइड, जैसे कि मरिजुआना, याद रखिएगा। तो बी फर्स्ट, चरस गांजा ये हार्ट बीट बढ़ाते हैं भाई। तो मुझे क्या दिख रहा है, हेरोइन डिप्रेसेंट ए सेकेंड, मरिजुआना इनकी, क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है वो कार्डियो वेस्कुलर पर होता है, याद रखिएगा। और ये स्टिमुलेंट होते हैं, क्या होते हैं भाई, स्टिमुलेटर देते हैं, ठीक। तो हेरोइन आपका डिप्रेसेंट आ गया ए सेकेंड, और मरीजुआना इनकी हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर बी फर्स्ट, और कोकीन में बिल्डअप डोपामिन इन द सिनेप्स सी फोर्थ, और मॉर्फिन में डी थर्ड सेडेटिव प्रॉपर्टी दैट डी थर्ड। क्या आंसर आ गया, थर्ड आंसर, मतलब फर्स्ट सेकेंड सेकेंड आंसर, ठीक है। तो 158 का सेकेंड है, ठीक है। तो 158 का क्या गया, 158 का सेकेंड आंसर। अब देखिए ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, ये कहा गया था एक पर्सन कोई है, एक कोई दूसरा पर्सन है, अगर ये डिजीज है, मान लीजिए ये डिजीज है और इसकी बॉडी से ब्लड हो या कोई फ्लूइड हो, इतनी चीज़ों से अगर ये कांटेक्ट दूसरा हुआ तो भाई साहब ये आपका फैल जाएगा। तो एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से सीमन जा सकता है, वहाँ फ्लूइड से निकल सकता है, ब्लड टच से तो हो ही सकता है। अब देखते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल। ट्राई ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टामिनेट ब्लड, बिल्कुल। शेयरिंग इन्फेक्ट, अब देखिए पहले की फिल्मों आपने देखा होगा, सड़क पे कोई महिला जाती थी तो सड़क पे गिर जाती थी, और तुरंत जो था कोई आदमी देखता था तो अस्पताल में कहता कोई है इसको खून देने वाला, तो फिल्मी स्टाइल में हीरो आता था, लो मेरा खून निकाल के दे दो। अब ऐसे फिल्में नहीं बनती, सबसे पहले हम ब्लड बैंक जानते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं, आपका ब्लड चेक होता है कि आप देने लायक हैं कि नहीं। दूसरा, आप जो ब्लड देते हैं किसी ब्लड ग्रुप का, आपको मनचाहा ब्लड ग्रुप मिल जाता है, प्लाज्मा मिल जाता है या प्लेटलेट मिल जाता है। तो अब व्यवस्था ब्लड बैंक के थ्रू ही हम ब्लड लेते हैं, डायरेक्ट फिल्मी स्टाइल नहीं है कि लो हमारा खून निकाल दो, मेरे जिस्म से एक एक रक्त की एक बूंद निकाल दो, लेकिन ये औरत जिंदा रहनी चाहिए। ये फिल्मी बातें याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं चलता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जोश में आए, आपके ब्लड में ठीक से मान लीजिए कुछ कमी रही हो, ठीक, मान लीजिए आपकी WBC कम है, या आपको कोई एलर्जी है, कई तरह की चीज़ें, आपको कोई बीमारी है, या आपके मान लीजिए HIV आपको नहीं पता तो आपने जोश में दे दिया और अगले को भी डिस्टर्ब कर दिया। फिर लिखा शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, हाँ ये कहा गया यूज एंड थ्रो वाली स्थिति अब आ गई, एक सिरिंज एक बार इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, नहीं ये गलत लिखा है। जो इन्फेक्टेड मदर होती है उसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं होता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। जब पहली डिलीवरी होती है तो ब्लड आप कॉन्टेक्ट में आ जाता है भाई। तो क्या सही है इसमें से A, B और C? क्या आंसर आ गया हमारा?
थर्ड आंसर। भाई इन्फेक्टेड मदर है मान लीजिए और बच्चा आपके शरीर में पल रहा है तो उससे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है? तो ए बी सी, क्या आंसर आ गया? थर्ड। अब लिखा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको मालूम है कि वेक्टर तो वैसे कई प्रकार के थे, उसमें से एक था डिसआर्म्ड वेक्टर, ठीक, एक था डिसआर्म्ड वेक्टर, और इसके अलावा आपको पता है कॉस्मिड, फेजमिड, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, और एक आपके मैनमेड थे YAC, BAC। इतने वेक्टर हैं आपके, याद रखिएगा, जिसमें से प्रोब तो वेक्टर है ही नहीं। ये सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA या DNA होता है, याद रखिएगा। अब YAC इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, ये गलत है, पहली बात। नहीं, ये तो सही है, ये सही है कि प्रोब इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर और BAC जो क्लोनिंग वेक्टर सही है, तो यही सही, ये दोनों सही हैं, ये गलत है। तो आंसर क्या आ गया? सेकेंड। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। फिर लिखा है कि इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एम्प्लीफिकेशन, मतलब आपको अगर अर्ली डायग्नोसिस कर ली हैं, मान लीजिए अर्ली डायग्नोसिस, तो आप सीरम एलिमिनेशन नहीं करते हो, इन 3 तरीकों से आप अर्ली डायग्नोसिस करते हो। बीमारी को सिम्टम आने से पहले ही हम पता कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इट कैन बी डन बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब इन चारों में किसको छोड़कर ऐसी चीजें हैं, तो ये लेट डायग्नोसिस है, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। फिर लिखा फ्लेमिंगो एंड फिर ये कंपटीशन होता है, याद रखिएगा। तो वेस्टिंग फ्लेमिंगोज एक कंपटीशन आ गया, ए फर्स्ट। फिर लिखा लाइस ऑन ह्यूमन टिक्स, ये पैरासाइटिज्म है। क्यों? क्योंकि ये जुआ हमारे सर में होता है, ये रहता भी है और हमसे न्यूट्रिशन भी लेता है। और लाइकिन तो म्यूचुअलिज्म आपको प्लस प्लस है, एक प्रकार का सिम्बियोसिस का एग्जांपल है। एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, हेटेरोट्रॉपिक आटोट्रॉपिक के बीच होता है। एल्गी आपका आटोट्रॉपिक होता है, ये फूड बना के देता है, रहने का जगह शेल्टर और पानी और मिनरल्स कौन देता है? फंजाई देता है, याद रखिएगा। तो लंगाई ठीक है। फिर आर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच का ईपीफाइट है, कॉमन सलीजम, ये +0 है। इसमें आर्किड को तो फायदा होता है लेकिन मैंगो को कोई लाभ नहीं होता है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश कंपटीशन, दैट इज ए फर्स्ट, और उसके बाद लाइस ऑन ह्यूमन पैरासाइटिज्म बी सेकेंड, और लाइकेन म्यूचुअलिज्म सी थर्ड, और आर्किड ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ब्रांच, तो यहाँ पर ये डी निकल गया, डी फोर्थ। तो बच्चों ये ए फर्स्ट सेकेंड ये गलत लिखा हुआ, थोड़ा करेक्शन है इसमें, ये सी थर्ड है और यहाँ पे ये डी फोर्थ है, मतलब ये सीक्वेंस गड़बड़, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए। तो थर्ड फोर्थ क्या आंसर आ गया यहाँ पे? सेकेंड आंसर, ठीक है। तो 162 का आंसर क्या आ गया? सेकेंड। अब देखिए हेयर पिन्ना मेमोरी ग्लैंड तो आप जानते हैं भाई, ये तो मैमेलियंस के कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, लेकिन एक होता मोस्ट यूनिक और एक होता है यूनिक। इन दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं मोस्ट यूनिक को ही हम डिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिफाइनिंग। अब देखिए कहते हैं वो ऐसा कोई कैरेक्टर किसी टेक्सोनॉमिक ग्रुप में पाया जाए जो कहीं और ना पाया जाए, उसे बोलेंगे यूनिक। और यूनिक में भी वो कैरेक्टर जो उसी ग्रुप में केवल पाया जाए, उसके सारे मेंबर में हो, तो उसको बोलेंगे मोस्ट यूनिक या डिफाइनिंग। दुनिया का कोई मेमल होगा मस्कुलर डायफ्राम और मेमोरी ग्लैंड जरूर होगा, लेकिन बहुत से ऐसे मेमल हैं जिसमें ईयर पिन्ना नहीं है, बहुत से ऐसे मेमल हैं जिनमें बॉडी हेयर नहीं है। बात को समझिए। तो जब आप मोस्ट यूनिक की बात करेंगे, डिफाइनिंग की बात करेंगे, तो केवल मस्कुलर डायफ्राम आएगा और मेमोरी ग्लैंड आएगा, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि हेयर पिन्ना ये सब पिन्ना यही है भाई, तो क्या आ गया आंसर? पहला। अब देखिए लिखा से द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्डेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में भले ही कुछ सेंटेंस सही लिखा होगा, गलत लिखा होगा, वो बात की बात है। आपका क्वेश्चन कार्डेट के अनुसार ही चलेगा। मुझे मालूम है कि डॉर्सल होता, हालो होता, नर्व कार्ड सही है। मुझे पता कि ओपन नहीं होता भाई, सारे कार्डेट में क्लोज्ड है लगभग, याद है कि क्लोज्ड है, गलत है। फिर लिखा पेयर्ड फ्रेंच होता है और डॉर्सल नहीं वेंट्रल हर्ट होता है, याद रखिएगा भाई, तो ये भी गलत हो गया। फिर लिखा ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट, ये तो कैरेक्टर आपके एसके हेलमेंथीस का है, जिसका मेंबर एस्कैरिस है, वुचेरेरिया है, हुकवर्म है, याद रखिएगा, तो ये गलत। अब आपसे पूछा गया इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कार्डेट, ठीक है। तो पहले तो बी गलत हो गया, डी गलत हो गया और ई गलत हो गया। आंसर कहाँ है हमारा? फोर्थ, ठीक। तो बी, डी और ई ये गलत हो गए। फिर लिखा विद द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कॉकरोच। कहते हैं सर इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या कहते हैं कि आपको मालूम है कि जो मेल होगा उसके अंदर स्पर्म बन रहा होगा, जो फीमेल होगी उसके ओवम बन रहा होगा। अगर आप एनाटॉमिकली इनके गैमीट्स के हिसाब से चेक करेंगे तो आप तो पता कर लेंगे, लेकिन मार्फोलॉजिकली वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल सेक्स बाय मार्फोलॉजिकल मीन्स, मतलब कुछ ऐसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं
जिनके आधार पर हम इन मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था इस केस में फीमेल बड़ी थी, पोस्टीरियर कर्व था। जैसे कि आपने फ्रॉग में पढ़ा था कि उस पर कापुलेटरी पैड पाया था, वोकल सैक का अंतर होता है। ऐसे ही कॉकरोच में आपने देखा कि मेल में आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एनल स्टाइल, जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। तो इस एनल स्टाइल की प्रेजेंस से मार्फोलॉजिकली हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया मेल और फीमेल को। तो क्या बोलेंगे? एनल स्टाइल, थर्ड आंसर। अब देखिए मास सेल जो होती है ये एरियोलर टिश्यू में पाई जाती है, याद रखिएगा, एरियोलर टिश्यू में पाई जाती है। और ये इपिथीलियल टिश्यू के ठीक नीचे होती, सपोर्टिंग में, इपिथीलियल टिश्यू के नीचे ही होती है सपोर्टिंग के लिए। तो कह सकते हैं कि सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, बिल्कुल ठीक सर। मतलब देखिए ये मास सेल सपोर्ट नहीं करती, अलग बात है, इसके अपने काम है, ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेन निकालती है। लेकिन मास सेल जो है एरियोलर टिश्यू का ही एक पार्ट से पाई जाती है। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, पहली मतलब ये लूज टिश्यू है और ये स्किन के नीचे पाया जाता है। तो इससे इसका मैच हो रहा है, ठीक। ए सेकेंड। फिर लिखा इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, आपको जमाने से याद है सीलिएटेड, तो मुझे ए सेकेंड दिख गया, बी फर्स्ट। फिर लिखा लिम्फ स्पेशलाइज, क्यों? क्योंकि ब्लड स्पेशलाइज है तो लिम्फ तो है ही, तो मुझे क्या दिख गया? सी फोर्थ। और फिर लिखा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबार्ड एपिथेलियम, तो क्या आ गया? डी थर्ड, फोर्थ आंसर। तो लिखा है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू, लिस्ट वन हो गया और लिस्ट टू। तो लिखा मास सेल, लिस्ट वन लिस्ट टू में मास सेल आ गया कहाँ पर? इस सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ए सेकेंड। और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, तो लिखा सेड एपिथेलियम, बी फर्स्ट। और लिखा लिम्फ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सी फोर्थ। और लिखा ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्यूबार्डल एपिथेलियम, जो डी थर्ड, फोर्थ आंसर। अब देखिए इन कॉकरोच एक्सक्रीशन, वैसे तो आपको मालूम था कि मैल पीगियन टिब्यूल 100 से 150 की संख्या में होते हैं, 100 से 150 की संख्या में होते हैं, अफसोस रहेगा, 100 से 150 की संख्या में होते हैं, ठीक, जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड और फैट बॉडी ये होता है भाई, याद रखिएगा। तो यूरिकोज ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड है नहीं, नेफ्रॉन आपके किडनी का पार्ट है, फैट बॉडी, और कोलेटियल ग्लैंड ये आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, याद रखिएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है? ए, और मुझे क्या दिख रहा है? डी। तो ए और डी केवल मेरा पहले आंसर में है। फिर लिखा ड्यूरिंग जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, नहीं भाई ये जीवन फेज होगा एस, इसका आंसर दिया गया कुछ और, आंसर चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। आपके आंसर में, आंसर आपके पेपर में इसका आंसर जो है गलत, हार्ड कॉपी जो मिली होगी सोल्यूशन की उसमें नहीं है, इसका एक्चुअल आंसर थर्ड है, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। सेंट्रोमियर अंडरगो ड्यूरिंग डिप्लीकेशन एम फेज, नहीं भाई ये भी एस फेज है, दोनों गलत है, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ठीक। ये चौथा आंसर नहीं है इसका, शायद आंसर इसका चौथा दिया जा रहा है हार्ड कॉपी में जो आपको मिला होगा। तो ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ठीक है। तो क्या आंसर? तीसरा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर का तीसरा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस गलत। अब देखिए टेट्राड फॉर्मेशन, आपको मालूम था कि जब आप मियोसिस पढ़ते हो बच्चों, मियोसिस, तो इसके सबसे पहले हमने बाइफर्केट किया फर्स्ट सेकेंड, और इस फर्स्ट में भी आपको वही जमाने से याद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इस प्रोफेज की भी फर्दर 5 स्टेज थी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। और इन पांचों में अपना एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर था क्रोमोसोम का, कुछ घटनाएं घटती थी, कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते थे, उसी आधार पर देखा गया। तो लेप्टोटिन में क्रोमोसोम की लगातार कंटिन्यूटी से उसका कॉम्पैक्शन होता था। फिर जाइगोटिन में आपने पढ़ा कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए, जिस सिनेप्सिस की घटना हुई और क्या बना? बाइवेलेंट या टेट्राड। इसका मतलब जो आपका बाइवेलेंट टेट्राड है वो आपका लेप्टोटिन में तो नहीं बना सर, मुझे तो जाइगोटिन याद आ रहा है, तो ये गया काम से। और कहते हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड सेपरेट करता है, ये सही है, एनाफेज। टर्मिनाइजेशन ऑफ क्या कब होता है भैया? ये पैकेटिन में होता, क्रॉसिंग ओवर, पहली बात है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। और टर्न्स किया जाता होता है डिप्लोटिन में, डिप्लोटिन, ये गलत हो गया। फिर लिखा न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, सही है। और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल सही है। अब सर एक आज तक हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि भाई कौन सा आपका सिस्टर क्रोमेटिड है कौन सा नॉन सिस्टर। देखिए सपोज दैट ये आपका एक क्रोमोसोम है जिसके 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक, और एक क्रोमोसोम यहाँ है, ठीक, ये दोनों आपस में क्या है सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक, और ये दोनों क्या नॉन सिस्टर, इन्हीं के बीच क्रॉसिंग हो रहा होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो लिखा है कि टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटिन जाइगोटिन, ये गलत है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये ठीक है। टर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन, ये डिप्लोटिन है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, ये सही है। और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस, यहाँ क्रोमोसोम लिखा होना, हालांकि होमोलोगस ठीक हो, बात नहीं। तो क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, तो मुझे सी गलत दिख रहा है, मुझे ए गलत दिख रहा है, तो ए और सी हमारा इस आंसर में, दैट इज सेकेंड आंसर। फिर लिखा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेसोफिल्स आर लीस्ट अबंडेंट, नहीं सर, आपने पढ़ा था न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इतने होते हैं, सबसे कम यही होता है 0.5 to 1%, तो ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ये है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, बिल्कुल सही। ये हिस्टामिन क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है, ब्लड प्रेशर घटाता है, जीएफआर कम करेगा। सेरोटोनिन वैसो कांस्टेंट ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जीएफआर बढ़ाएगा। हिपेरिन का एक एंटी नेचुरल कोआगुलेंट है, और ये कमाल की बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। और बेसोफिल एलर्जिक नहीं होता भाई, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल इन्वॉल्व होता है, तो ये गलत है। किडनी शेप जो न्यूक्लियस होती है वो मोनोसाइट्स की होती है, याद रखिएगा, मोनोसाइट्स। और कमाल की बात है कि सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को 2 प्रकार में बांटा गया, एक होता ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक, और दूसरा बांटा गया ग्रेन्युलोसाइट, ठीक। अब इसमें आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल ये ग्रेनुलोसाइट में आते हैं। इसका मतलब जो बेसोफिल है ए ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ये ग्रेनुलोसाइट होगा, ये गलत है। तो अब मुझे क्या सही दिख रहा है, मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे बी सही दिख रहा है, और मुझे सिर्फ ए बी ही सही दिख रहा है, बाकी सब गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है, ई भी गलत है। फर्स्ट आंसर ए एंड बी सही है केवल। अब देखिए, हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, किडनी का फंक्शन है, वो इस तरीके से रिलेटेड होगा कि अगर हमारे शरीर से एक्सेस लॉस किसी बॉडी फ्लूइड्स का या पानी का होगा, तो किडनी कुछ ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करेगी कि जिससे कि पानी का लॉस रुके। तो मैं कह रहा हूँ इसके लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जब बॉडी से ज़्यादा लॉस होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर ऑन होगा, जो स्विच ऑन करेगा किसको, पिट्यूटरी को, जिससे वहाँ से एडीएस निकलेगा। ये एडीएस कंडीशनल रिजन काज करेगा डीसीटी पर। तो भाई साहब यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब लॉस हो रहा है तो ये स्विच ऑफ नहीं होगा, ऑस्मो ये ऑन होगा, और एडीएस काज। अब देखिए, जितने भी आपके जीएफआर को बढ़ाने वाले होते हैं, सबके सब ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक। फिर लिखा एएनएफ काज वैसो डायलेटर, ये आपके रॉस मैकेनिज्म का जस्ट रिवर्स होता है। वैसो डायलेटर होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जिससे अल्टीमेटली जीएफआर घट जाता है। और एडीएस काज इंक्रीज सीमेंस से इसका कोई संबंध नहीं। एडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन जीएफआर, ये सही है भाई। तो क्या सही है मुझे दिख रहा है, मुझे बी सही दिख रहा है और मुझे ई सही दिख रहा है। बी और ई, यहाँ पे आंसर कौन से आ गए, सेकेंड। अब देखिए, मसल्स बंडल, आपको मालूम था कि सबसे छोटी यूनिट होती है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जब ऑर्गेनाइज होगी तो बनाएगा मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर जब आपस में जुड़ते हैं, कई सारे मसल्स फाइबर, तो मसल्स बंडल। अब एक मसल्स बंडल को दूसरे मसल्स, अब मसल्स के बंडल को मान लीजिए ग्रुप, जिसे आपने मसल्स बंडल बोला, मसल्स बंडल, इस मसल बंडल का नाम होता है फेसिकल, याद रखिएगा। मतलब जिसे आप ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर भी कहते हो, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर भी कहते हैं। और एक फेसिकल दूसरे फेसिकल से किससे जुड़ता है भाई साहब, फेसिया से, ठीक है। तो एक फेसिकल दूसरे फेसिकल से किससे जुड़ता है, फेसिया से, और फेसिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। तो ये तो सही दिख रहा है। फिर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। क्यों, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो यहीं से कैल्शियम जाता है, बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, जो अनमास्क करता है एक्टिन को, ताकि मायोसिन से बाइंड कर सके। फिर लिखा स्टेट एक्टिन और मायोसिन के जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उससे ही उसका एपेंस आता है। और कहते हैं ए बैंड में एक थिन फाइबरस टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, एम लाइन, ये इमेजिनरी होती है, मतलब होता है ये, याद रखिए। थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू की मेम्ब्रेन की लाइन होती है, याद रखिएगा। तो जैसे जेड लाइन होती है आई बैंड को कट करती है, वैसे ही ए बैंड में एक एम लाइन होती है। तो ये सभी के सभी सेंटेंस सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई सेंटेंस गलत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बोनस करा दिया गया है, याद रखिएगा।
आपके हार्ड कॉपी में आंसर दिया जा रहा होगा कुछ और, इसलिए कोई गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बोनस कर दिया गया है क्योंकि पूछा गया था आपसे इनकरेक्ट, ठीक, तो कोई सेंटेंस ही इसमें गलत नहीं है, इसलिए कोई आंसर नहीं सही है। फिर लिखा सेक्सुअल बिहेवियर प्लीजर इरेगुलेटेड, कुछ नहीं, हाइपोथैलेमस तो है ही, लेकिन इसके अलावा सेरिब्रल के कुछ पार्ट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, और एक स्ट्रक्चर और होता है एमिगडाला, याद रखिएगा, ये आपके सेक्सुअल प्लीजर के लिए होते हैं। फिर लिखा है कि थायराइड हार्मोन मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ बीएमआर ठीक है, लेकिन ब्लड कैल्शियम लेवल, हाँ, जो इसका हार्मोन होता है टीसीटी, ये आपका हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन होता है, ये कैल्शियम निकालता है ब्लड से, बोन में लाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ये थाइमोसिन हार्मोन के थ्रू होता है, थाइमोसिन हार्मोन, और ये थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थाइमस ग्लैंड से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक, तो ये गलत। और स्लीप वेक साइकिल मिलाटोनिन, तो भाई साहब ये तो पीनियल ग्लैंड की, ये भी गलत। तो क्या सही है अंडर द कंट्रोल, ए बी सी, क्या आंसर आ गया इसमें, थर्ड आंसर, ठीक, तो ए बी सी यही सही है, थर्ड आंसर। और आपसे का ठीक है, द स्टैंड विच डज नॉट कोड, जमाने से आप पढ़ते हैं कोडिंग स्टैंड, क्यों, आपको मालूम था एक होता है 3 और एक होता है 5 लेट अस सपोज मैंने ए टी जी सी बनाया, फिर मैंने ए टी और जी सी बनाया, अब 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टी ए सी जी ये लगेगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आपका काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो वो इस पे काम करता है टेम्पलेट मान के, तो हम यही कहेंगे कि ये कोड करता है। जब ये कोड करेगा लेट अस सपोज, तो क्या बनेगा, यू, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, फिर जी, और टी के सामने ए के सामने यू, और ये सी जी। तो होता क्या है, इस टेम्पलेट का दूसरा नाम होता है एंटीसेंस, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग, याद रखिएगा, इस टेम्पलेट को बोलेंगे नॉन कोडिंग टेम्पलेट, और इसको बोलेंगे एंटीसेंस, और इसको बोलेंगे कोडिंग, इसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट, और इसको बोलेंगे सेंस। क्यों, ध्यान से देखिए, सारे के सारे कोडॉन 5-3 के ही हैं हमारे में, केवल जहाँ जहाँ टी था वहाँ यू हो जाता है। तो कहते हैं कि जो किसी को कोड नहीं करता एनीथिंग, उसको क्या होता है, कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। और कोडिंग क्यों बोलते हैं, अब देखिए, कोड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इसको कोडिंग क्यों बोलने, कि सारे कोडॉन जो हैं वो इसी 5-3 वाले के ही हैं। क्यों, टी के सामने यू अगर रख दिया जाए तो बाकी सारे कोडॉन सेम है, ठीक है, थर्ड आंसर। अब लिखा है देखिए नेटलिटी, कहते हैं एक दिए गए, ये आपको ठीक से बना नहीं है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, कहते हैं कि जो बर्थ रेट होती है इसी को नेटलिटी बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये ए, और ए सेकेंड मुझे दिख रहा है। मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, दैट इज बी। तो क्या आंसर आ गया, यहाँ पर बी फर्स्ट। एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंडिंग है, क्यों, ये ज़्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये आपकी किताब बना हुआ है, तो भाई मुझे ये सी दिख गया, सी थर्ड। और कहते हैं जब ऐसी कंडीशन हो तो ये आपके ये दोनों बराबर हो जाते हैं, डी फोर्थ। और यही लिखा है कि परसेंट इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिपोर्टिव क्या हो जाएंगे, सेम, तो डी फोर्थ हो जाएगा, सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपको मालूम था कि बंडल सीथ सेल्स आर रिच इन, जो C4 प्लांट होता है भाई साहब, उसमें आपका ये हो गया बंडल सीथ, ये ऊपर वाला मीजोफिल है, ये बंडल सीथ है, इसमें पेप्केज एंजाइम पाया जाता है, मीजोफिल में पेप्केज एंजाइम होता है, और इसमें रुबिस्को होता है, याद रखिएगा, बंडल सीथ में रुबिस्को और आपके मीजोफिल में पेप्केज। इनिशियल जो फिक्सेशन है वो पेप्केज करता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट को CO2 से जोड़ता है, बनाता है OAA 4 कार्बन कंपाउंड, ये ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर डी कार्ब होने से जो CO2 बनेगी वो केल्विन साइकिल में चली जाएगी और यहाँ काम करेगा रुबिस्को। तो लिखा कि द बंडल सीथ सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम रुबिस्को, ठीक है, और ऑक्सीजन बट लैक पेप्केज C4 प्लांट, बिल्कुल सही है। लेकिन इस C4 प्लांट के लिए बात कहेंगे भाई, केल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3, हाँ केल्विन पाथवे ही एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों में बायो सिंथेटिक फेज है, तो ये दोनों सेंटेंस मुझे सही दिख रहे हैं। तो आगे आपका आंसर पहला, ये दोनों सेंटेंस सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट सही है। फिर लिखा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आपको मालूम था कि सपोज दैट कोई एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर, और इसके लिए कई जीन होंगे A, B और C, और इसके अल्टरनेटिव फॉर्म हम एलील अगर बना लें तो मल्टीपल जीन मल्टीपल एलील कंट्रोल है वन कैरेक्टर, ठीक। और कहते हैं कोई एक जीन हो
और कई सारे फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोलेट करे, इसको बोलेंगे क्या जी, प्लियोट्रॉपी, जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया और स्टार्च ब्रांच में आपने देखा था कि एक ही जीन जो थी, एक ही जीन जो थी वो आपके अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती थी। ठीक, तो प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, एक जीन मल्टीपल ट्रेट को, फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोल करेगा। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, बिल्कुल सही। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल, नहीं, ये पॉलीजेनिक नहीं है भाई, ये प्लियोट्रॉपी है, याद रखिएगा। अब बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स इट आल्सो अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ, बिल्कुल बात आपको वैसे ही पता है कि जीन का एक्सप्रेशन एक किसी भी आदमी का जो फिनोटाइप होता है उसके जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। तो भले ही कई सारे जीन इन्वॉल्व हो, अगर वातावरणीय कंडीशन ठीक से नहीं हो, जीन एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं होंगे, याद रखिएगा। और फिर लिखा ह्यूमन स्किन कलर, क्लासिक एग्जांपल ह्यूमन हाइट भी है, तो ये सेकेंड आंसर। अब देखिए ये कहा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि अगर हम AT रिच और GC रिच के कंपोजिशन को लें तो लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ डीएनए, सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो मिनी और उससे छोटे होंगे तो माइक्रो, मतलब इन सैटेलाइट्स का जो नाम है वो इन बात पे दिया गया कि AT रिच जो आपका सेगमेंट है इसमें AT ज़्यादा है कि GC, और कितने बार रिपीटिशन हो रहा है ये मान रखता है, और लेंथ की लंबाई कितनी है। मान लीजिए सपोज दैट ATTTC और कुछ देर के बाद ये एक बार फिर रिपीट हुआ, मतलब एक छोटे से टुकड़े में 5 बार रिपीट हुआ, कहीं 6 बार रिपीट हुआ, तो ये दोनों अलग अलग सैटेलाइट बनाएंगे, तो ये ठीक है। फिर टेक्निक ऑफ एलेक्स जेफरे ठीक है, लेकिन हाँ पॉलीमॉर्फिज्म नॉन हेरिटेबल नहीं होता भाई, ये इनहेरिटेबल होता, याद रखिएगा, तो ये गलत है। और फिर लिखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो डिस्प्यूट आपको पता है, ये कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है, यहाँ पे चेक करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, ये थर्ड आंसर। फिर लिखा है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन जो हार्मोन होता है वो भी आपका एक एक सेल एक एक टिश्यू तक पहुंचता है उसका इफेक्ट, लेकिन थोड़ा स्लो होता है इन कम्पेयर नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन, ये भी ठीक है। और ये एक बात और, इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन, क्यों, हार्मोन जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और नर्वस सिस्टम जो थोड़ा बहुत आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है जब एक्टिवेट होता है तो उससे आपका एडेनिन नॉडेनिन एक्टिवेट होकर निकलता है, तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड ने, एक आपके नर्वस सिस्टम ने आपके हार्मोन को स्टिमुलस दिया कि तुम निकलो। और वैसे ही आपको पता है कि ब्रेन का हिस्सा कौन है, हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसमें 2 हार्मोन बनते हैं, तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है, ये आपके आंसर में क्वेश्चन है। तो भाई ये दोनों सेंटेंस सही है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन, और एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्या लिखे हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। आज के पेपर में बच्चों थोड़ा करेक्शंस थे, आंसर काफ़ी चेंज हुए हैं, आई होप आपको थोड़ी असुविधा हुई होगी। आशा और उम्मीद है कि अगले पेपर में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। और अगला पेपर आपका जो बायो का है वो 8 मार्च को एनसीईआरटी फर्स्ट मॉडल है, इसलिए उस टेस्ट को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत मेहनत से बनाया गया पेपर आपकी तैयारी को सशक्त और बेहतर करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।